हेलो दोस्तों, कनेक्ट टू एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शिवाकांत आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूं। फिजिक्स में आप लोगों का साउंड चैप्टर चल रहा है। तो इस साउंड चैप्टर में हम आप लोगों को पीवाईक्यू कराएंगे, जो कि अभी तक रेलवे के या एसएससी के विभिन्न एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन के आधार पर ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी बनेंगे। तो हमारे दोस्तों, इस लोग चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए और कनेक्ट टू एग्जाम से कनेक्ट होइए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को हम समझाते हैं कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके पहले भी 2 क्लास हो गई है, आज तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में आपका यह क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। ध्वनि संचरण में माध्यम में ध्वनि का जो होता है, जो उच्च संचरण है, वह क्या कहलाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि होती है, ध्वनि अगर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन होता है ध्वनि कैसी तरंगे होती हैं, ध्वनि यांत्रिक तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंग के साथ साथ ध्वनि एक यांत्रिक तरंग का प्रकार एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग की खासियत क्या क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जब तरंगे आगे की ओर चलती है और माध्यम के कण समांतर गति करते हैं, तो वह आपका क्या होता है? अनुदैर्ध्य होता है। और जब अनुदैर्ध्य में जब ध्वनि तरंगे चलती हैं, तो जो माध्यम के कण होते हैं कहीं पास पास सटे होते हैं, कहीं दूर दूर सटे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो आप लोगों को कभी कभी बात बहुत तेज सुनाई देगी, तो कभी कभी बहुत वह कम सुनाई देगी। यह कम और तेज क्यों सुनाई देती है? तो जो जहाँ हवा का दबाव जैसा जहाँ सघन होगा, वहां आवाज आपको अधिक सुनाई देगी। जहाँ हवा का दबाव आपका विरल होगा, दूर दूर होगा, वह आपको आवाज कम सुनाई देगी। तो जहाँ हवा का घनत्व अधिकतम होता है, जैसे यह ध्वनि तरंगे चल रही हैं, यहाँ मान लेते हैं कि ग्राफ के माध्यम से आप लोग समझिएगा, तो यहाँ हवा का दबाव अधिक है, तो यहाँ ध्वनि तरंगे पास पास हैं। और वहीं बात की जाए यहाँ जहाँ दूर दूर है, यहाँ देखिए दूर दूर है, तो यहाँ देखिए इस यहाँ घनत्व तो क्या है? अधिक है। यहाँ घनत्व तो क्या है? अधिक है। यहाँ ध्वनि का घनत्व तो क्या है? अधिक है। तो जब ध्वनि का घनत्व यहाँ पे अधिक होगा, तो जब अधिक होने पे यहाँ क्या होगा? संपीड़न होगा। यहाँ क्या होगा? संपीड़न होगा। और जब यहाँ ध्वनि का घनत्व कम होगा, वहां पे क्या होगा? विरलन होगा। यह क्या है? विरलन है, क्योंकि यहाँ जो वायु का जो घनत्व है वह कम है। तो जहाँ उच्च घनत्व क्षेत्र क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? संपीड़न डी होगा। जो संपीड़न है, यह कैसा ध्वनि जहाँ उच्च घनत्व क्षेत्र क्या कहलाता है? उच्च घनत्व क्षेत्र आपका संपीड़न कहलाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। यह भी देखिए आप लोग दोस्तों, ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास लगभग तक होता है। जो मनुष्य होते हैं उन लोगों में ध्वनि का जो परास होता है कहाँ तक होता है? तो आप लोग याद कर लीजिए कि ध्वनि जो होती है आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहली आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम। जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, यह क्या होती हैं? अब सब तरंगे होती हैं। जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, यह अपशब्द तरंगे होती हैं। अब जब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की बात की जाए, 20,000 हर्ट्ज तक की बात की जाए, जब 20,000 हर्ट्ज तक की बात होती है, वहां क्या बात होती है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की बात होती है, वह श्रव्य तरंगे होती हैं। वह कैसी तरंगे होती हैं? वह सब श्रव्य तरंगे होती हैं। यह कैसी तरंगे हैं? यह आपकी श्रव्य तरंगे हैं। यह आपकी श्रव्य तरंगे है। और वहीं बात की जाए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से जब अधिक तरंगे होंगी, तो यहाँ पे पराश्रव्य तरंगे होती हैं। अल्ट्रासाउंड वेव भी इसे बोला जाता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच कौन सी तरंगे होती हैं? श्रव्य तरंगे होती हैं। ऑडिबल रेंज इसे बोला जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है वह लैम्डा करता है। इसे लैम्डा बोला जाता है। किसको निरूपित करता है? तरंग दैर्ध्य को। तरंग दैर्ध्य को।
यह तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है। वहीं बात की जाए n को, यह आवृत्ति को बताता है। और वहीं बात की जाए t को, यह आवर्तकाल को बताता है। यह किसको बताता है? यह आवर्तकाल को बताता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी डी सही होगा, डेल्टा। तो डेल्टा नहीं, लेमडा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? लेमडा। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। यह भी देखिए दोस्तों, इतना सरल क्वेश्चन एनटीपीसी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वह हर्ज में नापी जाती है, और ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? डेसिबल में नापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता होती है वह डेसिबल में नापी जाती है। तो डेसिबल में नापने पर ध्वनि की क्या पता चलता है? तीव्रता पता चलता है। तो तीव्रता को क्या किया गया है कि मनुष्य को भी जिस प्रकार 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति को ध्वनि को सुनता है, उसी प्रकार यह भी निर्धारित किया गया कितना व्यक्ति डेसिबल तक ध्वनि को सुनेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्वनि क्या होती है, 45 डेसिबल क्या होता है? 45 डेसिबल WHO द्वारा यह सर्वोत्तम ध्वनि माना गया है व्यक्ति को सुनने के लिए। और वहीं बात की जाए 30 से 40 डेसिबल, यह साधारण बातचीत में उपयोग किया जाता है। और वहीं बात किया जाए 75 डेसिबल, यह भी एक प्रकार का क्या है? हानिकारक है। यह क्या है? हानिकारक है। और वहीं 85 या 90 के ऊपर आप चले जाएंगे तो आप बहरेपन का शिकार हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति को या बुजुर्ग आदमी रहता है, उन व्यक्ति को क्या होती है, बहुत ऊंची आवाज सुनाई देती है, तो वह तीव्रता बढ़ाना पड़ता है। उस व्यक्ति को आवाज सुनने के लिए उस ध्वनि की क्या होती है? तीव्रता को बढ़ाना पड़ता है, तो वह व्यक्ति क्या होता है? सुन पाता है। यह मतलब तीव्रता किस पर निर्भर करता है? तीव्रता व्यक्ति के, मनुष्य के जो कान के सुग्राह्यता पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति कितना डेसिबल तक आवाज को सुन पा रहा है। जो ध्वनि की जो मंद श्रव्य ध्वनि होती है, या कितने तीव्रता तक स्तर क्या है? वह 0 डेसिबल होता है। मंद जो श्रव्य होती है, मंद मतलब सबसे कम। सबसे कम कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, 0 डेसिबल। अगर आप 100 डेसिबल की ध्वनि को सुन लेंगे तो आप समझ लीजिए एकदम बहरेपन का शिकार के कगार पे हो जाएंगे। और 10 डेसिबल और 25 डेसिबल या आराम से आप सुन सकते हैं। यह भी देखिए दोस्तों, आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? अब जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों के आप पराध्वनिक वेव भी बोल सकते हैं। पराध्वनिक वेव, पराध्वनिक वेव, पराध्वनिक तरंग भी इसे बोलते हैं। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला इंफ्रासोनिक, दूसरा ऑडिएबल वेव, तीसरा आपका होता है अल्ट्रासाउंड वेव। जो अल्ट्रासाउंड वेव होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। जो इसका आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। यह क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक यह आपके श्रव्य तरंग को बताता है। या किसको बताता है? श्रव्य तरंग को बताता है। और वहीं बात की जाए 20 हर्ट्ज से कम को आपको अपश्रव्य तरंग को बताता है। वहीं बात की जाए 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, यह आपके पराश्रव्य को बताता है। यह किसको बताता है? पराश्रव्य को बताता है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी याद कर लीजिए कि जो बीच में रहता है वह श्रव्य होता है। ऊपर अ पहले आ रहा है, जिस प्रकार हिंदी के वर्णमाला में अ पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है, तो अ ऊपर होगा 20 हर्ट्ज से कम, अपश्रव्य तरंगे, और उसके बाद श्रव्य तरंगे, उसके बाद पराश्रव्य तरंगे। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के याद करेंगे तो यह याद हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। यह भी दोस्तों एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य ध्वनि सीमा लगभग होती है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जो मनुष्य के लिए जो श्रव्य ध्वनि की होती है वह 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। देखिए कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह आपको याद हो जाना चाहिए। 20 हर्ट्ज से कम तो अपश्रव्य तरंगे, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य तरंगे, उसके बाद 20,000 से अधिक जब रहेगी, हर्ट्ज अधिक रहेगा तो पराश्रव्य तरंगे होंगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। मनुष्य बहुत ऊंचे ध्वनि को सहन नहीं कर सकता है। मनुष्य जो है बहुत ऊंचे ध्वनि को सहन नहीं कर सकता है। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? वह उच्चतम ध्वनि
उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य को सहन कर सकता है। तो जो 100 डेसिबल 80 डेसिबल है, यह मनुष्य क्या करता है, उच्चतम मतलब पूछा जा रहा है इतना यह सहन कर सकता है। उसके ज्यादा हो जाएगा तो वह व्यक्ति क्या होगा, बहरेपन का शिकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, श्रवणीय रेंज। श्रवणीय रेंज का मतलब यह है कि आप कितनी ध्वनि की रेंज को सुन सकते हैं, कितनी आवृत्ति को ध्वनि को सुन सकते हैं। तो आवृत्तियों के साथ साथ ध्वनि तरंगे में को कहा जाता है। तो श्रवणीय रेंज से नीचे, श्रवणीय रेंज से नीचे मतलब इसकी यहाँ बात हो रही है 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे की बात हो रही है। जब 20 हर्ट्ज के नीचे की बात हो रही है तो आपको क्या याद हो जाना चाहिए, अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे। तो श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। ए में अल्ट्रासोनिक, बी में अल्ट्रासाउंड, सी में सुपरसोनिक, डी में इंफ्रासोनिक। देखिए यहाँ इंग्लिश को क्या किया गया, इंग्लिश को क्या किया गया, हिंदी में लिखा जा रहा है। जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं इन्हें इंग्लिश में इंफ्रासोनिक बोला जाता है, इन्हें हिंदी में इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंफ्रासोनिक बोला जाता है। और जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं यह आपके क्या होती है, यह अल्ट्रासोनिक को पराश्रव्य ध्वनि तरंगे बोलते हैं। जो अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती हैं। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए 2018 में अभी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, डॉट डॉट की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। मतलब कौन सी आवृत्ति है जो मनुष्य नहीं सुन सकता है, यही पूछा जा रहा है। 18,000 हर्ट्ज की 22,000 हर्ट्ज की 100 हर्ट्ज की 20,000 हर्ट्ज। तो आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य की आवृत्ति सुनने की होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज में देखिए ये तीनों ऑप्शन 20 हर्ट्ज से लेके 20,000, लेकिन ये 22,000 यह ऑप्शन नहीं हो रहा है। तो 22,000 की श्रव्य मतलब हर्ट्ज की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। जो अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगे होती हैं यह की आवृत्ति कितने, इतना रेंज कितना है। जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं, इंफ्रासोनिक तरंगे होती हैं, यह इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। जब 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के जो बीच की होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वह श्रव्य तरंगे होती हैं, और 20,000 से जब अधिक की बात की जाए तो वहां पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है, यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसको हल करना पड़ेगा। तो तरंग की गति कितनी है, तरंग की गति v बराबर कितना दिया गया है, 340 मीटर पर सेकेंड, 340 प्रति मीटर पर सेकेंड। और तरंगदैर्घ्य लैम्डा कितना है, तरंगदैर्घ्य 2 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करना है, मीटर में बदलना पड़ेगा, 0.02 मीटर। उसके बाद एक n पूछा जा रहा है, तो v बराबर होगा n लैम्डा। v बराबर क्या होगा, n लैम्डा। तो n बराबर क्या होगा, लैम्डा अपान n बराबर क्या होगा, v अपान लैम्डा। n बराबर क्या होगा, v अपान लैम्डा होगा। अब इसको हल करेंगे तो v का मान कितना दिया गया है, 340 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा का मान कितना दिया गया है, 0.02। तो आप ये जो दशमलव ऊपर चला जाएगा और इसको आप हल करेंगे तो यह 17 और 2 जीरो है तो 2 जीरो ऊपर चला आएगा। तो आपका कितना बचेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 17,000 हर्ज, 17,000 हर्ज। तो 17,000 हर्ज में कौन सा ऑप्शन सही है, तो 17,000 हर्ज ऑप्शन ए सही है। 17,000 हर्ज ऑप्शन ए सही है। तो तरंग की आवृत्ति यहाँ कितनी होगी, 17,000 हर्ज। तो देखिए यहाँ फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, v बराबर n लैम्डा। तरंग की चाल क्या होती है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ये भी दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, तरंगे डॉट डॉट तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। जो तरंगे होती हैं ऐसी कौन सी तरंगे होती हैं, जब क्या होता है, चमगादड़ चलता है, जब मतलब चमगादड़ उड़ता है तो वह रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाता है। वह एक चमगादड़ जब चलता है तो वह ध्वनि एक क्या
होता है वह तरंग को छोड़ता है, जैसे कि रास्ते में कोई अवरोध है वह पता कर लेता है, क्योंकि वो आंख से नहीं देखते हैं। तो जो चमगादड़ होते हैं वह पराध्वनिक तरंगे छोड़ती हैं। कौन सी तरंगे छोड़ती हैं? पराध्वनिक, मतलब अल्ट्रासोनिक तरंगे, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं आप लोग जानते हैं 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, और जो यहाँ पराश्रव्य, यहाँ पराध्वनिक नहीं होगा, यहाँ पराश्रव्य होगा, यह ऑप्शन ये पराश्रव्य। कौन से? यहाँ पराश्रव्य मतलब कौन से तरंग बाधाओं में तरंगे? पराश्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे? अल्ट्रासोनिक तरंगे, यह अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। तो कौन से होते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ती है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, पराश्रव्य। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती है? कितनी बार यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति मनुष्य क्या होता है वह सुन सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या होती है? जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है इनकी आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। 20 हर्ट्ज से कम क्या होती है? अपश्रव्य तरंगे होती हैं, और 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज के बीच को श्रव्य तरंगे बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। हवा में ध्वनि की गति से अधिक डॉट डॉट के रूप में जानी जाती है, सोलर, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक की सुपरसोनिक? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ध्वनि होती है आप लोग को, जैसे फाइटर प्लेन चलता है, फाइटर प्लेन या मिसाइल जब फाइटर प्लेन उड़ते हैं तो उनकी भी गति होती है, उनकी भी एक गति होती है, तो उनकी गति को मैक संख्या में नापा जाता है। उनकी गति को किसमें नापा जाता है? मैक संख्या में, मैक संख्या। अब मैक संख्या क्या चीज है? मैक संख्या बराबर क्या होगी? वस्तु की चाल। मैक संख्या बराबर क्या होगी? वस्तु की चाल अपान ध्वनि की चाल। मैक संख्या क्या होती है? किसी वस्तु की चाल और ध्वनि चाल के अनुपात क्या होती है? मैक संख्या होती है। मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ध्वनि की चाल क्या हो रही है? ध्वनि की चाल, आप किसी वस्तु का चाल कैसे पता करेंगे? वस्तु के चाल में ध्वनि की चाल से भाग देंगे तो आपको मैक संख्या पता चल जाएगा कि वो मैक संख्या कितनी है। जैसे अब मैक संख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे नॉर्मल दो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड। नॉर्मल ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर आप मैक संख्या को यहाँ एक कर देते हैं, मैक संख्या को एक कर देंगे तो मान लेते हैं यहाँ ध्वनि की चाल यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ यह पता चल रहा है कि अगर मैक संख्या एक रहता है, मैक संख्या अगर एक है, मैक संख्या एक है तो वह वस्तु क्या होती है? वह वस्तु ध्वनि की चाल में चलती है। वह वस्तु क्या होती है? ध्वनि की चाल में चलती है। अगर मैक संख्या 2 है, अब मैक संख्या 2 की बात हो जा रही है तो ध्वनि की चाल से गति से अधिक की बात की जा रही है। मैक संख्या 1 है तो वह जो फाइटर प्लेन या मिसाइल है वह ध्वनि के चाल में चल रहे हैं, और मैक संख्या अगर 2 की बात की जाए तो वह वस्तु की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से दुगनी होती है। वस्तु की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से दुगनी होती है। तो वहां क्या होगा? वहां सुपरसोनिक होगा। तो जो मैक संख्या 1 से कम है, अगर मैक संख्या 1 से कम है वहां सबसोनिक होता है। वहां क्या होता है? सबसोनिक होता है। और जब मैक संख्या 2 से अधिक होती, मैक संख्या 1 से अधिक, मैक संख्या 1 से जैसे ही अधिक हो गया वह सुपरसोनिक हो गया। मैक संख्या जैसे अधिक हो गया वह सुपरसोनिक हो गया, और जैसे ही 5 से अधिक हो गया वह हाइपरसोनिक हो गया, वह हाइपरसोनिक हो गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये 3 शब्द आप लोग के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जैसे फाइटर प्लेन है या मिसाइल है, उनकी जो चाल को किसमें नापा जाता है? मैक संख्या में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? मैक संख्या में नापा जाता है। मैक संख्या बराबर क्या होती है? किसी वस्तु की चाल अपान ध्वनि की चाल के अनुपात क्या होती है? मैक संख्या होती है। अगर मैक संख्या को हम 1 रख देते हैं तो यहाँ हमें यह पता चल रहा है ध्वनि की चाल से यहाँ आगे गुणा हो जाएगा, तो वस्तु की चाल क्या होगी? ध्वनि की चाल के बराबर हो जाएगी। अगर 1 रखेंगे तो वस्तु क्या होगी? ध्वनि की चाल के बराबर हो जाएगी। और 1 से कम होता है तो वह सबसोनिक होता है। 1 से कम होता है तो अब बोला जाएगा उसकी चाल क्या है? सबसोनिक है। और जैसे ही 1 से अधिक होता है तो मतलब 1 से जब भी अधिक होगा तो ध्वनि की चाल से अधिक हो जाएगा, और ध्वनि की चाल से जब अधिक हो जाएगा तो वह सुपरसोनिक बोला जाता है। और जैसे ही 5
पांच मैक संख्या 5 हो जाएगा। तो 5 होने का मतलब यह है कि ध्वनि की चाल में 5 से गुणा, 5 होने का मतलब यह है कि ध्वनि की चाल में 5 से गुणा हो रहा है, तो यह इतने वेग से जाएगा फाइटर या मिसाइल प्लेन। और यही बात की जाए अगर मैक संख्या 1 से अधिक, मैक संख्या जैसे 1 से अधिक हो गया, मान लीजिए 1 से थोड़ा सा भी अधिक, मान लेते हैं 2 है, तो वहां क्या होगा कि मैक संख्या 2 होने पर जो वस्तु की चाल, जो वस्तु की चाल है वह ध्वनि की चाल से दुगनी हो जाएगी। मतलब मैक संख्या 2 है तो जो वस्तु की चाल है ध्वनि की चाल से वह दुगनी हो जाएगी। तो यह क्या है, सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक क्या होता है, मैक संख्या ध्वनि की गति से अधिक होता है। मैक संख्या जब ध्वनि की गति से अधिक होगा, जब हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में जानी जाती है, सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। ये देखिए आपके एनटीपीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि होती है कुछ इस पर प्रभाव डालते हैं। जैसे पहला ताप, ध्वनि पर क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। ध्वनि के ऊपर क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। जैसे ताप बढ़ेगी ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, और ध्वनि की चाल कितनी बढ़ेगी, 0.61 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल कितनी बढ़ेगी, 0.61 मीटर प्रति सेकंड। 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना होता है, 0.61 मीटर प्रति सेकंड। और आपकी बात की जाए दाब की, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो ध्वनि होता है इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बात की जाए आर्द्रता की, तो आर्द्रता युक्त वायुमंडल में शुष्क वायु की अपेक्षा क्या होती है, आर्द्रता में ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक होती है। आर्द्रता में ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक होती है। तो इस पर क्या पूछा जा रहा है कि दबाव में, देखिए किसमें ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है, तो इसके प्रतिकूल है। ऑप्शन बी में देखिए दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है, इसके प्रतिकूल है। ऑप्शन सी में देखिए ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही होगा। जो ध्वनि की गति होती है वह दबाव के प्रभावित नहीं होती है। तो ताप का प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। जब भी दोस्तों देखिए एनटीपीसी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। जो हवा में ध्वनि का वेग होता है वह लमसम आपका 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना, 330। अगर कभी कभी 332 भी दिखेगा और 331, अगर इन तीनों में आपको, अगर ऑप्शन में जो 330 दिख रहा है वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहीं कहीं आपको 332 भी दिखे, इन तीनों में से आपको अगर तीनों दिख रहा है तो आपका 332 सही होगा। इसमें कौन सा सही होगा, 332 सही होगा। तो आपके आरआरबी जेईई की एग्जाम में क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है, 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है, और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है। तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो क्या पूछा जा रहा है, दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो टी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, टी पूछा जा रहा है। अब एक ध्वनि क्या होती है, 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, तो इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है। तो पहले इसमें क्या होगा, पहले इसमें हमें तरंग की चाल निकालना है। पहले क्या निकालना है, तरंग की चाल, तरंग की चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तरंग की चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर आपका होता है v बराबर क्या होता है, v बराबर n इंटू लेमडा। देखिए n क्या आपकी आवृत्ति है, लेमडा आपका क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो n आपका कितना है, n 3.5 किलो हर्ट्ज है। तो आप यहाँ पे रखिए n बराबर गुणित 1000, क्योंकि यहाँ किलो हर्ट्ज है तो उसको हर्ट्ज में बदलना पड़ेगा। और 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर से यहाँ गुणा कर दीजिए आप। तो यहाँ देखिए 2 शून्य तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका 350। तो ध्वनि की जो चाल है यहाँ पे कितना हमें प्राप्त हुआ, 300, कितना हमें मिला यहाँ ध्वनि की चाल, 350 मीटर प्रति सेकंड। जो ध्वनि की चाल है कितना है, 350 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि ध्वनि की चाल कितना दिया गया है, 350 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ध्वनि कितना चल रहा है, 1 सेकंड में ध्वनि 350 मीटर प्रति सेकंड, 350 मीटर चल रहा है। 1 सेकंड में ध्वनि अगर 350 मीटर चल रहा है तो 2 सेकंड में कितना होगा, तो इस 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो यह 700 हो जाएगा।
मतलब 2 सेकंड में ध्वनि कितनी जाएगी, 700 मीटर जाएगी। तो इसमें देखिए 700 मीटर पूछा जा रहा है और कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए यहाँ आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पहले आपको तरंग की चाल निकालनी थी, उसके बाद उसको एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा। तो आपको वही दूरी निकालना था, समय निकालना था और चाल मालूम था। आपको दूरी दिया था, चाल मालूम था, उसको समय निकालना। तो कितना समय, 2 सेकेंड। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है और ध्वनि तरंगे 7 किमी की यात्रा करने में कितना समय लेगी। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि तरंगे होती हैं कि उसकी गति कितना दिया गया है, तो मतलब v बराबर कितना दिया गया है, 700 मीटर प्रति सेकंड। 700 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और हमें और दूरी कितनी दी गई है, डिस्टेंस कितना दिया गया है, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर को अगर आप इसको चेंज करेंगे तो 7000 मीटर, या कितना होगा, 7000 मीटर। अब आप लोग जानते हैं कि 1 सेकंड में ध्वनि कितनी जा रही है, 1 सेकंड में ध्वनि कितनी जा रही है, 700 मीटर। 1 सेकंड में ध्वनि कितनी जा रही है, 700 मीटर जा रही है। तो आपको कितना निकालना है, 7000 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। 7000 जाने में आपका यहाँ पे 10 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 10 सेकंड बराबर 7000, 10 सेकंड बराबर 7000। तो 7000 मीटर तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। 7000 मीटर की दूरी तय करने में उसे 10 सेकंड लगेगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हवा में ध्वनि की गति चाल कितनी होती है। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, आप लोग को याद हो जाना चाहिए। यह भी देखिए एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। एक ध्वनि स्रोत क्या है, 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करने के लिए इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या होगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करने के लिए इस तरंग की गति क्या होगी। मतलब भी पूछा जा रहा है, भी क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो भी बराबर क्या होगा, n इंटू लेमडा। तो n का मान कितना दिया गया है, 600 हर्ट्ज दिया गया है और लेमडा का मान कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। तो 1800 मीटर प्रति सेकंड, 1800 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब 1800 मीटर प्रति सेकंड देखिए कहाँ पर दिया गया है, 1800 मीटर प्रति सेकंड आपका ये दिया गया है, बी वाला ऑप्शन यह सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है। इसके दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपकी तरंग दैर्ध्य निकालना है, मतलब लेमडा का मान निकालना है। तो आप लोग जानते ही हैं v बराबर n इंटू लेमडा। तो v का मान क्या है, दिया गया है 400, तो हमें लेमडा निकालना है। लेमडा बराबर क्या होगा, v अपान n होगा। v कितना दिया गया है, v आपका दिया गया है 400 मीटर प्रति सेकंड और n कितना दिया गया है, n आपका 200 हर्ट्ज दिया गया है। तो इसको आप हल करेंगे तो 2 होगा, मतलब 2 मीटर, मतलब लेमडा बराबर कितना दिया गया है तरंग दैर्ध्य 2 मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही है, 2 मीटर। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति कितनी होती है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दियों और गर्मियों में एक समान रहता है, मौसम पर निर्भर नहीं करता, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। जो ध्वनि का वेग होता है वह सर्दियों की तुलना में क्या होता है, सर्दी और गर्मियों में एक समान, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। तो अगर बात की जाए जो गर्मियों में होते हैं वह अधिक होता है। जैसे तापमान बढ़ रहा है तो आपका क्या हुआ, ध्वनि की चाल बढ़ रही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ध्वनि क्या होती है, यह तापमान पर निर्भर करती है। ध्वनि क्या होती है, तापमान पर निर्भर करती है। तो आप लोग जानते ही हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है तो आप 0.61 मीटर प्रति सेकंड, 0.61 मीटर प्रति सेकंड आपकी क्या होगी,
ध्वनि की चाल बढ़ रही है। जब ध्वनि की चाल इतनी बढ़ रही है तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर अधिक रहता है और सर्दियों में टेम्परेचर कम रहता है। अगर तुलना की जाए तो गर्मियों में इसकी चाल अधिक होती है। देखिए अभी आपके आरआरबी एएलपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। ए में तरंग की ध्वनि, बी में तरंग की स्वर विशेषता, सी में माध्यम की प्रकृति, डी में तरंग का आयाम। एक माध्यम में जो ध्वनि की गति होती है, ध्वनि की गति हमेशा माध्यम के क्या होती है, प्रकृति, माध्यम की प्रकृति पर निर्धारित करता है। जो ध्वनि की गति होती है माध्यम की क्या होती है, प्रकृति पर निर्धारित होता है। ऑप्शन सी सही होगा। जो ध्वनि जो एक माध्यम है तो माध्यम की प्रकृति पर गति निर्धारित करती है। जो गति होती है, जैसे ठोस में क्या होती है, ध्वनि की चाल अधिक होती है। द्रव में क्या होती है, ध्वनि चाल ठोस से कम होती है लेकिन गैस से अधिक होती है। और जो गैस होती है, गैस में ध्वनि की चाल क्या होती है, कम होती है। तो माध्यम की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। ठोस में अधिक, फिर द्रव में उससे इससे क्या है, अधिक है, फिर द्रव क्या है, गैस से भी अधिक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, समुद्र जल में ध्वनि की गति क्या होती है। अब देखिए समुद्र जल में जो ध्वनि की गति होती है कितनी होती है, 1948 मीटर पर सेकंड, 1351, 1531, 1498। जो समुद्र है उसमें जल की ध्वनि कितनी होती है, 1531। तो यहाँ पे आप लोग ध्वनि की गति आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगर बात की जाए एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी है, 6420। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420। और निकल में ध्वनि की चाल कितनी है, 440 मीटर पर सेकंड। और बात की जाए स्टील में कितनी है, 5960। लोहा में कितनी है, 5950। और पीतल में 4700। कांच में 3980। और बात की जाए द्रव में अगर समुद्र में पूछा जा रहा है तो 1531 होगा। और नॉर्मल जल में पूछा जा रहा है तो 1498 होगा। इथेनॉल में 1207 और मिथेनॉल में 1103। और वहीं बात की जाए हाइड्रोजन में 1284 होगा। हीलियम में 965 होगा। वायु में 346 होगा। वायु में कितना होगा, 346 होगा। ऑक्सीजन में 316 होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1531। और वहीं बात की जाए जो 1498 होती है, या नॉर्मल ध्वनि की चाल होती है। जो 1498 किसकी होती है ध्वनि की चाल, मीटर पर सेकंड, या नॉर्मल जो जल होता है, नॉर्मल जल या आसुत जल भी बोलते हैं इसे, आसुत जल। तो 1498 होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है। अगर वायु में ध्वनि के वेग से अधिक चाल से अगर कोई वस्तु यात्रा करने वाली एक वस्तु को प्राध्वनिक बोला जाता है, अपश्रव्य बोला जाता है, प्राश्रव्य बोला जाता है, कि अति प्राध्वनिक बोला जाता है। तो वह क्या होता है, प्राध्वनिक बोला जाता है। प्राध्वनिक मतलब सबसोनिक, सुपरसोनिक। क्या होता है, सुपरसोनिक, वायु के वेग से अधिक। क्या है, सुपरसोनिक, प्राध्वनिक, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम ध्वनि की चाल के बारे में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। तो पहला ए में क्या दिया गया है कि हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकंड होती है। तो हमेशा ध्वनि की चाल किसमें बताया जाता है, मीटर पर सेकंड में बताया जाता है। तो यहाँ किलोमीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, हीलियम में ध्वनि की चाल 965 मीटर पर सेकंड होती है। और वहीं बात की जाए हाइड्रोजन की ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे किलोमीटर दिया गया है, तो यह ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी सही है। तो केवल बी सत्य है। कौन सा, केवल बी सत्य है, क्योंकि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1284 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा
कि 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है, इस कथन में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन गैस की ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति मिनट है। तो यहाँ देखिए यहाँ कितनी दी है, 316 मीटर प्रति मिनट। और वहीं बात की जाए आसुत जल की ध्वनि कितनी दी गई है, 1498 प्रति मिनट। तो मिनट नहीं होता है, दोनों तो ये मानक तो सही है, लेकिन क्या होता है कि 316 नहीं होता है, 316 मीटर प्रति सेकंड होता है, 316 मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसका क्या होता है, 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है, 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो क्या है, ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों गलत है, इसलिए न तो ए सही है न तो बी सही, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों अगला क्या पूछा जा रहा है। तो अगला यह पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही या गलत है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो समुद्र जल में होती है ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1531 किलोमीटर पर सेकंड, यहाँ गलत लिखा गया है, 1531 मीटर प्रति होती है। कितनी होती है समुद्र, 1531 मीटर प्रति सेकंड, कितना होता है, 1531 मीटर प्रति सेकंड। और वहीं बात की जाए आसुत जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है, 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ क्या है, दोनों ऑप्शन क्या है, किलोमीटर प्रति सेकंड में गलत है। तो यहाँ भी क्या होगा, न तो ए है न तो बी सही है, न तो ए सही है न ही बी सही है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो जल होता है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1500 मीटर प्रति सेकंड, मतलब समुद्र में, तो यह ऑप्शन ए सही है। और वहीं बात की जाए बी में, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 346 किलोमीटर प्रति सेकंड, 346 नहीं होता है, 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 346 मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए तो सही है, बी गलत है, तो ए केवल सत्य है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में पूछा गया है। तो जो समुद्र जल होता है इसकी ध्वनि की चाल कितनी है, 1531 मीटर प्रति सेकंड। और वहीं बात की जाए आसुत जल की ध्वनि की चाल कितनी है, 1498 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ क्या है, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ ए और बी दोनों सत्य हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? तो जो 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6220 मीटर प्रति सेकंड होता है, यह गलत है, क्योंकि जो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है, 6420 होता है। कितना होता है, 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 6420 होता है, 6420 मीटर प्रति सेकंड। और वहीं बात की जाए निकिल में ध्वनि की चाल 6040 होता है, सही है। पर निकिल में ध्वनि की चाल कितनी है, 6040 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। तो केवल कौन सा सत्य है, केवल बी सही है, इसमें केवल बी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्न में से 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग आप लोगों का एल्युमिनियम में अधिकतम होता है। किसमें होता है, एल्युमिनियम में 6420। इसमें किसमें होता है, 6420 मीटर प्रति सेकेंड। और वहीं बात की जाए आपकी इस्पात या स्टील की या पीतल या स्टील, आपका जो स्टील होता है, स्टील का 5960 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 5960 मीटर प्रति सेकेंड। और बात की जाए लोहा की, लोहा में आके ध्वनि की चाल 5950 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 5950 मीटर प्रति सेकेंड होता है।